तो क्या हमें ये ट्रंप की जो दादागिरी है उसको बर्दाश्त करते रहें या हम उसे बताएं भाई डियर फ्रेंड हो थोड़ा सा संभल कर चलो। आपने मानवता की भी दुहाई दी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने हमला किया था। हमने उसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी। इस हमले की हमें निंदा करनी चाहिए या चुप बैठना चाहिए? सारी दुनिया, बहुत सारे लोग ईरान के साथ भी खड़े दिख रहे हैं, हम अभी चुप बैठे हैं। और दोस्ती तो अमेरिका ने कब की है? वो इराक को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जी, पूरा वो तबाह कर दिया मुल्क, सद्दाम हुसैन को मार डाला, आईसिस ने आकर कब्जा कर लिया। ये अमेरिका लगातार करता जा रहा है, उसका पुराना इतिहास है जब से वो अस्तित्व में आया। एक तरह की तसल्ली कहीं ना कहीं ईरान के पड़ोसी देशों को थी कि अगर इजराइल ने हमला किया भी है तो जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित रहेगा, लेकिन उन्हें लगता था कि टकराव दो देशों के बीच रहेगा और उनकी जमीन उससे दूर रहेगी। लेकिन ईरान ने जो पहले कहा था वही दोहराया भी और निभाया भी। जनवरी में ही साफ शब्दों में चेतावनी दी गई थी कि अगर यूनाइटेड स्टेट अकेले आया या इजराइल के साथ मिलकर हमला करे तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा, इजराइल पहला निशाना होगा, यह तो तय है। साथ ही यह भी कहा गया था कि पड़ोसी देशों से हमारी सीधी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं और वहां से हमला होता है तो उन ठिकानों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी संदेश साफ था, लड़ाई किसी भी देश की जनता से नहीं है, बल्कि उन सैन्य ठिकानों से है जहां से खतरा पैदा होता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि 5, जी हां 5 देशों तक संदेश पहुंच गया। एक ही झटके में हालात ऐसे बदले कि जो माहौल कुछ घंटे पहले तक जश्न का बताया जा रहा था वह अचानक सन्नाटे में बदल गया, मातम में बदल गया। सुबह तक जो लोग इजराइल की कार्रवाई पर खुशियां मना रहे थे, दोपहर होते होते तस्वीर बिल्कुल अलग दिखने लगी, पलट गई। धुएं से भरे आसमान की तस्वीरें सामने आई और इजराइल में मातम पसर गया। वीडियो क्लिप्स तेजी से फैलने लगी। दावा किया गया कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने एक के बाद एक स्ट्राइक की। उन ड्रोनों का नाम पहले भी सुर्खियों में रहा। कम लागत और लंबी दूरी की क्षमता के कारण सबसे ज्यादा चर्चा बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को लेकर हुई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वहां रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा, धुएं के गुब्बारे उठते हुए दिखाई दिए और इन्हीं दृश्यों को यानी कि तस्वीरों को तबाही का सबूत बताकर प्रसारित किया गया। हालांकि ऐसे समय में हर तस्वीर और हर वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि बेहद जरूरी होती है, क्योंकि युद्ध के माहौल में सूचनाएं भी हथियार की तरह इस्तेमाल होती है। लेकिन इतना तय है, इन दावों और दृश्यों ने पूरे क्षेत्र में बेचैनी बढ़ा दी। जो टकराव दो देशों के बीच सीमित समझा जा रहा था वह अब कहीं बड़ा और जटिल दिखने लगा है। अब दूसरी खबर देखिए। दूसरी खबर यह है, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन अगर यहां हलचल होती है तो सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता, दुनिया के हर पेट्रोल पंप, हर फैक्ट्री, हर शेयर बाजार तक पहुंचता है। और अब यही इलाका युद्ध की आंच में है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ टकराव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां वैश्विक व्यापार दांव पर है। जंग के दूसरे दिन हालात तब और गंभीर हो गए जब एक तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने की खबर आई, तस्वीर आई। ईरानी पक्ष का कहना है कि जहाज बिना अनुमति उस क्षेत्र से गुजर रहा था, जबकि मार्ग को अस्थायी रूप से बंद घोषित किया गया है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं। रिपोर्ट्स में जिस संस्था का नाम सामने आया है वह है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ग्रुप। IRGC को ईरान अपनी रक्षा का केंद्रीय स्तंभ मानता है। पश्चिमी देश इसे आक्रामक ताकत कहते हैं, जबकि तेहरान इसे सुरक्षा का कवच बताता है। बताया जा रहा है कि टैंकर में भीषण आग लगी, जहाज झुक गया और हालत बेहद नाजुक हो गए। सबसे बड़ी चिंता, जहाज पर 20 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 15 भारतीय भी बताए जा रहे हैं। यानी यह सिर्फ रणनीतिक या राजनीतिक मसला नहीं है, मानवीय संकट भी बन सकता है। सिर्फ किस वजह से? ट्रंप की वजह से। अब बड़ा सवाल, दुनिया यहां तक पहुंची कैसे? बड़ा सवाल, दुनिया यहां कैसे पहुंची? ट्रंप पूरी तरह दोषी है। दिसंबर से ही योजना बनानी शुरू कर दी थी। नेतन्याहू को साफ बोला, ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो। परमाणु डील तोड़ी, सैन्य दबाव डाला। ट्रंप की नीति ने क्षेत्र अस्थिर किया। ट्रंप समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व कहते हैं, आलोचक जोखिम भरा पागलपन। आज तेल $200 प्रति बैरल पहुंच चुका है। हॉर्मुज़ बंद ट्रंप की करतूत का नतीजा है। ईरान बोला दबाओगे तो जवाब देंगे। IRGC ने यह करके भी दिखाया। इजराइल और सहयोगी ईरान को खतरा बताते हैं, लेकिन सच्चाई, हॉर्मुज़ के जहाज जल रहे हैं, नुकसान सबका। एशिया अर्थव्यवस्था हिली, यूरोप सप्लाई चेन टूटी, भारत में महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी सिर्फ एक सनकी पागल ट्रंप की वजह से। आज जब समुद्री मार्ग खतरे में है, तेल की कीमतें चढ़ रही हैं और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तो वही नीति सवालों के घेरे में है। क्या यह टकराव टाला जा सकता था? क्या कूटनीति का मौका दिया गया या ताकत की राजनीति ने संवाद को पीछे धकेल दिया? ईरान अपने समर्थकों के बीच यह संदेश दे रहा है कि वे घुटनों पर नहीं आएगा, कि अगर उसे घेरा जाएगा तो वे जवाब देगा, चाहे वे जवाब आर्थिक असर के रूप में ही
या सामरिक संकेत के रूप में क्यों ना हो। दूसरी तरफ इजराइल और उसके सहयोगी इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जब होर्मुज में जहाज जलते हैं तो नुकसान सिर्फ एक देश का नहीं होता, एशिया की अर्थव्यवस्थाएं हिलती हैं, यूरोप की सप्लाई चेन प्रभावित होती है, विकासशील देशों में महंगाई बढ़ती है। भारत जैसे देशों के लिए तो यह दोहरी चिंता है, ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा। और इस पूरे पारदर्शी में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। जो नेता कभी आक्रामक बयानबाजी से सुर्खियां बटोरते थे, आज वही खामोश क्यों हैं? क्या यह रणनीतिक चुप्पी है या स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने का डर है? इतिहास बताता है, जब समुद्री व्यापार खतरे में आता है तो महाशक्तियां जल्दी हरकत में आती हैं, लेकिन हर सैन्य हरकत जोखिम बढ़ाती है। आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वह एक चिंगारी बड़े टकराव में बदल सकती है। ईरान ने यह दिखाया है कि वह दबाव का जवाब दबाव से दे सकता है। अमेरिका और इजराइल ने भी संकेत दिया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं है। अब गेंद कूटनीति के पाले में है। अगर बातचीत शुरू नहीं हुई तो यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, यह वैश्विक आर्थिक संकट में बदल सकता है। सवाल यह नहीं कि किसने कितनी ताकत दिखाई, सवाल यह है कि किसने दुनिया को इस कगार पर लाकर खड़ा किया। और आने वाले दिनों में यह तय होगा, क्या यह शक्ति संतुलन की नई परिभाषा है या वैश्विक अस्थिरता की शुरुआत।